कीजिए आप लोग। तेजस्वी यादव अगर लालू का औलाद नहीं होते तो किसी बैंक में चपरासी भी नहीं होते। फिर वही ढोकसला माँ बहन योजना चला रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं आप। कि जो माइका लाल यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित करेगा, उस दिन मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। बुलते की तरह बैठे नहीं रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आदमी को बुर्बक बना ले। इस 6 महीना पहला कर देते, 1 साल पहला कर देते तो गलगलिया का आज तक क्यों नहीं विकास हुआ? गलगलिया अररिया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की टीम आज पहुंची है किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में। और प्रभात खबर इसी तरीके से कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 243 विधानसभाओं पर जाकर चाक चौराहों पर जनता के व्यूज़ जान रही है, जनता के बीच उतरकर वहां के लोगों से बातचीत करके वहां के विचार जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा हक होता है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती भी है। तो इसी क्षण में, इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। इस चौपाल के आयोजन में मैं सबसे पहले आग्रह करूँगा कि सऊद आलम विधायक हैं जो यहाँ से राजद से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे मंच में आकर और सीट ग्रहण करें। सर सऊद आलम जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए विधायक जी का। अब मैं प्रशांत पटेल जी से निवेदन करता हूं कि प्रशांत पटेल जी हमारे बीच हैं, जदयू युवा प्रदेश महासचिव, वो भी मंच पर आए और तशरीफ करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। अभी हमारे बीच हैं शिशिर दास, भाजपा नेता हैं ये, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा मेरे मंच पर आकर सर बैठे, विराजमान हो सर। अब मैं गुलाम हसनैन जी को बुलाना चाहूंगा, वो जो कि एआईएम पार्टी से, एआईएम पार्टी से हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा आए सर मंच में बैठे, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका भी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी हैं, हमारे बीच ऐसे व्यक्ति भी हैं डॉक्टर आसिफ सईद, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा आए सर और मंच में विराजमान हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुश्ताक आलम जी हमारे बीच हैं, राजद नेता, मैं उनको भी आग्रह करूंगा सर मंच पर आए और जगह बनाया, एक चेयर लगाई जाए सर के लिए भी और बैठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए मैं जनता से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका भी। अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो वास्तु विहार है और राकेश मसाला है और मीडिया पार्टनर हमारा डेली हंट है। अब कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले जाएंगे और हमारे मंच में जो बैठे हैं प्रतिनिधि हैं, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, उनको हम 2-2 मिनट का समय देंगे और उस 2-2 मिनट में वो अपनी अपनी बातों को संक्षिप्त में जनता के बीच रखेंगे। क्या विचार है उनके वो हम जानेंगे, जनता जानेगी कि क्या उनके विचार होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं मौजूदा विधायक सऊद आलम विधायक जो हैं राजद से, उनको मैं आग्रह करूँगा सर माइक लें और 2 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। मैं पिछले 2000 में यहाँ के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और लोगों के बीच में रहा और लोगों को मैं जो मैंने उनसे वादे किए थे कि इससे पहले चूँकि मेरे वालिद मोहतरम, मेरे फादर यहाँ के एमपी थे, तो मैंने लोगों को ये कहा था कि उनके जो अधूरे काम है उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। तो किसी हद तक ये समझिए कि मैंने उनके सारे वादों को पूरा किया। यहाँ बड़े बड़े काम जो आज़ादी से अब तक नहीं हुए थे उन कामों को भी किया। उसके अलावा पुल पुलिया रोड जितने हैं, मेन सड़कें जितनी हैं, तकरीबन सभी को बनाने का काम किया और लोगों के बीच हमेशा जाकर के उनकी दुख दर्द परेशानियों को समझकर उनके हिसाब से काम किया। एजुकेशन पर भी हमने काम किया। यहाँ पर ठाकुरगंज में डिग्री कॉलेज लाने का काम किया, जिसकी ज़मीन की तलाश भी हो गई है, इंशाल्लाह जल्द ही बनेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य के इसमें भी 6-7 हॉस्पिटल का, जब हमारी 17 महीने की हुकूमत रही, माननीय तेजस्वी जी के दौर में हो चुके स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उस रीजन में उन हॉस्पिटलों का भी यहाँ पर दोनों ब्लॉक में हमने करने का काम किया और जनता के बीच हम बने रहे। मैं जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जो भी जहाँ जिस तरह का है, सब तरह हर मैदान में तकरीबन हमने काम किया है, चाहे स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो। और इसी तरह अब रोड पुल पुलिया की मैं समझता हूँ कि अब लोगों को ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम रह गए हैं। और इसी तरह आगे अगर हम बने रहे तो इंशाअल्लाह फिर रोज़गार पर, तालीम पर, इन चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा
चूँकि माननीय तेजस्वी जी हमारे जो डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं, उनका भी सारा कुछ यही फोकस है कि बिहार के लोग जो पलायन करके जा रहे हैं या बिहार के लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह जाकर एक काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम यही रोज़गार पैदा करेंगे, ये इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगाने का काम करेंगे और सारी चीज़ों को ये करेंगे। और हमारा मैनिफेस्टो में भी सारी चीज़ें आ गई कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। इसी तरह से जो सिलेंडर इतनी महंगाई में 1100 से 1000 रुपये में मिल रहा है, हम 500 करने का काम करेंगे। हमारी वो माँ बहनें जो 18 साल से ऊपर की हैं, उनके लिए हमने 2500 का ऐलान किया है, उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन जिनको नहीं हो रहा था, उनके लिए हमने ऐलान किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो उनको 1500 रुपये देने का काम करेंगे। इस तरह की सारी चीज़ें ये हमारा मोटिव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी फिर हम कुछ क्षणों में आपके बीच आएंगे और आपके विचार को जानेंगे सर। अब मैं प्रशांत पटेल जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, जदयू युवा महासचिव हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा सर 2 मिनट में संक्षिप्त में जनता के बीच में अपना विचार रखें सर। आज के इस कार्यक्रम प्रभात खबर चौपाल में मंच पर उपस्थित ठाकुरगंज के विधायक सऊद आलम जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य शिशिर कुमार दास जी और MIM के नेता गुलाम हसनैन जी, राजद के नेता मुश्ताक आलम जी और नियाज हॉस्पिटल के संस्थापक आसिफ सईद जी और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम युवा साथियों का मैं प्रशांत पटेल, प्रदेश महासचिव युवा जदयू की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि चुनाव देख रहे हैं कि बहुत नज़दीक है और बहुत सारे पार्टी अपने अपने योजनाओं को लेकर के, अपने अपने वादों को लेकर के फिर से मैदान में उतरे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि वो लोग उतरेंगे, लेकिन पिछले 20 साल से हमारे नेता विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बिहार में जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक काम नहीं किया है। चाहे अभी माननीय विधायक जी बोल रहे थे कि 1500 रुपया में वृद्धा पेंशन दूंगा या 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। आपकी सरकार थी 15 साल बिहार में, आप लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन हमारे नेता ने लगातार युवाओं के लिए हो, वृद्धावस्था के लोगों के लिए हो या आम जनमानस के लिए हो, किसी भी धर्म, किसी बिरादरी के लिए हो, उन्होंने 20 साल में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में किस तरह का विकास किया है। मैं समझता हूं उनके जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में नहीं है। हमारे बिहार में 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, उसके बावजूद कभी भी किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होने देना, आर्थिक कोष में कोई नुकसान नहीं होने देना, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के विजन को दर्शाता है। आज अल्पसंख्यक भाई लोग को जितना भी गुमराह किया जाए राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, MIM के द्वारा, लेकिन मैं समझता हूं कि 20 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए, बाकी बिरादरियों के लिए जो काम किया है, शायद ही कोई नेता होगा देश में वो काम किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके योजनाओं को अगर मैं गिनाने लगूं तो 1 महीना भी कम पड़ेगा, इसलिए मैं संक्षेप में आप लोगों से आग्रह करता हूं कि दूसरे पार्टी के नेताओं के बातों में नहीं आते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करें। जो भी बचा कुचा कार्य है इस 5 साल में मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो भी काम पूरा हो जाएगा। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच शिशिर कुमार दास जी हैं, भाजपा नेता हैं, सर संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। मैं आज इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए प्रभात खबर एवं उनके एसोसिएट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और देता हूं कि वे इलेक्शन के वक्त आकर हमारे पब्लिक, हमारी जनता, हमारी माँ, हमारी बहन, इन लोगों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि साहब वोट अवश्य दो। नंबर 2, जो जिस तरह के होते हैं उनका जवाब भी कुछ उसी तरह का होता है। उनका जवाब भी कुछ उसी तरह का होता है। तो सिर्फ 2 मिनट का समय है और इसी में मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा कि हमारे मंचासीन जो भी भाई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि वो लोग अपना अपना कीमती समय को मंच पर आकर अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात,
मैं भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मेरा परिचय उन्होंने दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1990 से ही इसमें कार्यरत हूं और जिस वक्त की कैंडिडेट को खोजा जाता था कि साहब आप बनिए, आप बनिए, आप बनिए, तो मैंने उस वक्त बहुत मुश्किल से, हमारे नज़ीर भाई एडवोकेट हैं, उनको हमने बहादुरगंज से खड़ा करवाया था। तो ये मेरी शुरुआती थी और 90 से लेके अभी तक चला जा रहा हूँ। तो अभी तक हमारे पटेल जी ने जो कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ संक्षेप में ये कहूँगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हम लोगों की पहचान है और उसी पहचान पर पूरा देश अभी उन्नति कर रहा है। और बिहार में आज 2000 के बाद जो हुआ था और अभी जो हो रहा है, वो आपको साफ साफ तफरका दिखने को मिलेगा कि साहब हम पहले पटना कैसे जाते थे और अभी पटना हम 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये विकास जो है, ये विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी और उनके साथ उनके सहयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो देश के लिए, बिहार के लिए और हम सभी जनताओं सोच रहे हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच गुलाम हसनैन जी हैं, AIMM पार्टी से हैं जो हमारे बीच। मैं चाहूँगा सर आप भी संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रभात खबर के इस चौपाल में मंच पे बैठे हमारे विधायक सऊद आलम साहब, बड़े भाई मुश्ताक आलम साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता शिशिर कुमार दास जी, प्रशांत पटेल जी और हमारे न्याज हॉस्पिटल के संस्थापक सईद आसिफ जी, मैं पहले मुबारकबाद दूं आज के इस चौपाल कार्यक्रम के आयोजकों को, जिसने हमें एकत्रित कर एक साथ बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे एनडीए के साथियों ने बोला सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ छलावा है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो हमारे स्कूलों से उर्दू की पढ़ाई को खत्म नहीं किया जाता। ये एक ढोंग है दोस्तों, और ये पहचानने का वक्त आया है। MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जब से आई है सीमांचल में, ये सीमांचल की बदहाली को लेकर आई है, सीमांचल के गरीबों की बात को लेकर आई है, सीमांचल के मजलूमों की बात को लेकर आई है, जिसको लेकर हमारे हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं। वो मजलूम सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, सीमांचल के मजलूम सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, यहाँ के सभी जाति के लोग जो मजलूम है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू जाति के लोग हो, उनकी बात को लेकर वो आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने हमेशा आकर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा यहाँ आकर लोगों से सीमांचल की बदहाली की बात कही है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ के लोग पलायन करके जाते हैं अन्य प्रदेश में, जहाँ जाके मजदूरी करते हैं। इसकी बात रखने की कोशिश की है। आपने देखा होगा अभी एनडीए के लोग बोल रहे थे, नालंदा में दोस्तों शीशे का पुल बन गया है। आपके सीमांचल से ठग के पैसा जो जीएसटी के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, आपके नालंदा में 60 किलोमीटर पर पुल नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये छलावा है सीमांचल के साथ। सीमांचल के लिए इंसाफ करना है तो आपको तरीका से बात करना पड़ेगा। अभी आपको कुछ दिनों में इलेक्शन के माहौल में हमारे तेजस्वी यादव जी ने आके बोला था सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा। आपने क्या किया? 17 साल महीना में रह के, सरकार में रह के आपने, अगर किसी ने ज्यादा इस सीमांचल को ठगने का काम किया, इस कौम को ठगने का काम किया, वो है तेजस्वी यादव। आप ध्यान में रखो, वो वक्त आ गया है। आपने 17 महीना रहकर आपने वादा करके गया था कि सीमांचल आयोग का गठन होगा, लेकिन आपने हमको ठग कर चला गया। हमने कोशिश की कि फासिस्ट ताकत आ रही है बिहार में, इसको रोकने के लिए हमें गठबंधन में ले लो। आपने आवाज नहीं सुनी। मैं ये ऐलान करता हूं, एक दिन आएगा आप दारुल सलाम और दारुल ईमान में नाक रगड़ोगे। इन चंद बातों के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मुश्ताक आलम जी हैं, महासचिव राजद
मैं उनसे अनुरोध करूंगा सर, जनता के बीच में अपना विचार सर संक्षिप्त में रखें सर। इलेक्शन चौपाल कराने वाले यहाँ के बछराज बाबू को ढेर सारी बधाई। स्टेज में पधारे हमारे बड़े भाई सीनियर लॉयर शिशिर दास, हमारे दयार के विधायक गोपाल सऊद आलम साहब, एआईएम के नेता गुलाम हसनैन साहब, और पीके को जो अभी हम पटेल कहना चाहते हैं, तो अभी पीके कहने से ही नाम में थोड़ा तेजी आएगा, तो पीके पटेल जी ही कह लेते हैं। और हमारे नियाज के संस्थापक डॉक्टर आसिफ बाबू, सभी लोगों का नाम शायद मैं कह दिया। सुनने वाले चाहे किसी पार्टी से भी बिलोंग करें, सबको मैं सुनने के लिए बधाई देता हूं, और इसको संचालित करने के लिए भी दिल की गहराई से बधाई देता हूं। अभी अभी इत्तेफाक से सरकार में रहने वाले, 20 साल से हुक्मरानी करने वाले, 45 सीट लेकर 80 सीट तक के मालिक बनने वाले नीतीश कुमार जी जब होश में थे तो कुछ नहीं कर सका। अब बेहोश हैं तो 400 रुपया का वृद्धा पेंशन आज 1100 रुपया कर रहा है। आप भाई होश में कर रहा है या बेहोशी में कर रहा है, इस बात का पता नहीं है। मेरे बड़े भैया ने कहा कि सबके साथ सबका विकास, लेकिन मॉब लंचिंग में सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं। रहा सवाल हमारे हसनैन बाबू का, भी जवाब देना चाहूँगा कि जब हम हमारे स्वर्गीय चाचा मौलाना असरारुल हक साहब का एक तहरीर चला था कि सूर्यापुरी के अलावा इस इलाके में न कोई एमपी बन सकेगा न कोई एमएलए बन सकेगा, और उस वक्त सीमांचल के गांधी आदरणीय स्वर्गीय चाचा तस्लीमुद्दीन को हारना पड़ा। तो ठाकुरगंज को कोई हैदराबादी अवसतीन की जरूरत नहीं है। यहां हैदराबादी चलेगा ना कोई असदुद्दीन चलेगा। हम मॉब लंचिंग में नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि उलट करके देखिए पन्ना के इनके वालिद साहब असदुद्दीन अवैसी के वालिद साहब भी एमपी थे। उनके रीजन में मुसलमान कितना मारा गया, और 2014 के बाद जब ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करने लगा, आज मुसलमानों का मरने का दर क्या है ये बाबू हसनैन द्वारा पता चल जाएगा। जहां तक सवाल है पार्टी का, तो राजद भी 15 साल पहले भी हुकूमत किया, 2 महीना सभी पार्टी बर्दाश्त कर लीजिए। डंडे के चोट पर बोल रहा हूं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस एक्सप्रेस को जो ये चौपाल चला रहा है, जहां जहां से चल के आया है, तो उन्हें भी एहसास हो गया होगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। आज जदयू को नौशाद को गोल में लेना पड़ रहा है, सीट बिक्री हो रहा है। नौशाद साहब जब अपना भीड़ में 19,000 वोट में दम तोड़ दिए, हिंदू भाई हमारे गोपाल भाई के साथ चले गए। इंडिपेंडेंस को 56,000 और नीतीश कुमार के साथ चलने वाले नौशाद साहब को 19,000 में दम तोड़ना पड़ा। जमानत किसी का बचने नहीं देंगे, होश में रहने की जरूरत है। जहां तक सवाल है राजद का, तो राजद 15 साल में हुकूमत में नहीं है। आप बढ़ने का मौका आया। हिंदुस्तान में 2 कानून क्यों होगा? किसी स्टेट में वृद्धा पेंशन को 2,000 रुपया दी जाती है, और यहाँ के वृद्धा पेंशनरों को 400 रुपया। आज वोट की बारी आई है तो आंगनबाड़ी सेविकाओं से, बाल दीदी से, सहायिकाओं से बुला करके आप 1100 रुपया प्रति माह पहला महीना में पेमेंट किया गया। आज वोट का जरूरत है, आज फिर पेमेंट हो रहा है। क्या वोट खरीदने की बारी है? यही प्रजातंत्र है। ऐसा प्रजातंत्र में रहने के नहीं चाहेंगे हम। हमें आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी राष्ट्रीय जनता दल के सपूत भारत के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। और हम क्या बनाएंगे? सारा बिहार का पब्लिक उनके साथ है और साथ रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच
स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी डॉक्टर आसिफ सईद जी बैठे हैं। सर, मैं आग्रह करूंगा चंद मिनटों में जनता के बीच में अपना विचार रखें। सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जय जोहार। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आप लोग का खैर मकदम करता हूँ प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस का कि वो ठाकुरगंज जैसी जगह में आके यहाँ के लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने इस छोटी सी जगह को, हमारी छोटी सी जगह है जिसको आपने चुना कि यहाँ के लोगों की बात भी सुनी जाए, यहाँ की बात भी आगे तक पहुँचाई जाए कि बिहार का जो पिछड़ा इलाका है, देखिए हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है हमारा बिहार, और बिहार में सबसे पिछड़ा है हमारा किशनगंज, और किशनगंज में सबसे पिछड़े हैं हम लोग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस मंच को सजाए, सारे लोगों को बुलाए और ठाकुरगंज की बेहतरी के लिए आप चाह रहे हैं कि ठाकुरगंज कैसे बेहतर हो, कैसे क्या किया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एमएलए साहब को, वकील साहब को, जिला अध्यक्ष जो हैं अपने जदयू के हसनैन भाई को, और हमारे जो सीनियर मेरे अंकल हैं मुश्ताक अंकल को। ये लोग एक ज़माने से एक लिगेसी चला रहे हैं, यहाँ पे बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त डिजिटल वर्ल्ड है और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक मुहिम चला रहा हूँ जिसका नाम है परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और एंटी करप्शन की बात करते हैं हम। आपको मैं बता दूं, बताते हुए बहुत शर्म आ रही है और अगर किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा। देखिए, सब लोगों ने बात की सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाएं और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हम ज़माने से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे पिछले 100 दिन से काम कर रहा हूँ, आप तमाम लोगों से ये पूछिए कि कितने लोग वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवा के दिए। मैं पिछले 100 दिन में मोर देन 500 वृद्धा पेंशन कार्ड बनवाया हूं। कितने हमारे लोग हैं जिन्होंने विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाया है। पिछले 100 दिन में 10 से ऊपर सर्टिफिकेट हमारी टीम ने बना के दिया है। हम ये चाहते हैं कि लीडरशिप ऐसी हो कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, जमीनी स्तर पे काम करे, ना कि किसी जात, किसी धर्म या किसी ऐसे चीज पे काम करे कि हमें बंटवारे पे काम करें। मैं चाहता हूं कि शिक्षित लोग शिक्षा हासिल करके काम करें, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ा के बेहतर बनाएं, बेहतर बना के पॉलिटिक्स में उतारें। जब वो आगे चल के काम करेंगे तो वो बेहतर काम करेंगे, बेहतर भविष्य होगा हिंदुस्तान का। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे इलाके में एक बीमारी क्या है, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको बात बुरी लगेगी। हम लोग हमेशा सिंबल पे ठप्पा लगाते हैं कि नहीं? हमेशा चाहे कमल का फूल है तो उसको खिलाना है, लालटेन है तो उसको जलाना है, हाथ छाप है तो उसको ऊपर रखना है और पतंग को उड़ाना है। हम लोग ये देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस इलाके में अगर हमें बदहाल हैं, हम पीछे हैं, उसकी वजह है कि हमने लीडर को नहीं चुना। अगर हम जमीनी इंसान को चुने, आपने हमेशा तेजस्वी को देखा, असदुद्दीन ओवैसी को देखा, नरेंद्र मोदी को देखा, नीतीश कुमार को देखा, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि आपके ठाकुरगंज की रहनुमाई कौन कर रहा है। जो इंसान ठाकुरगंज में रहनुमाई नहीं कर सकता, वो क्या विधानसभा में आपकी बात रखेगा? नहीं रखेगा। तो आप ऐसा उम्मीदवार चुनिए, ऐसा कैंडिडेट लाइए अब की बार जो आपके जमीनी स्तर पे काम कर रहा हो, जो जमीन में लोगों की मदद कर रहा हो, जो किसी जाति धर्म को लेके नहीं चल रहा हो। सिर्फ कैंडिडेट को देखिए, वो ठप्पे अलग रखिए, वरना ठप्पे अगर ठप्पो लगाया तो हम पीछे हैं, पीछे जिंदगी भर रहेंगे। बेहतर है इलाके की, अगर बेहतर रहनुमाई चाहते हैं तो बेहतर इंसान को विधानसभा भेजिए, जहां से वो आपके हक और हुकूक की लड़ाई करके आपके बीच आपका सब कुछ ला के दे। ना कि ऐसे आदमी को भेजिए जो वहां कुछ न बोल सके, जिसके अंदर ताकत न हो। उस ठप्पे को मत भेजिए। मैं किसी
आपकी कोई भी पर्सनली इसको ना ले, मैं पिछले 20, 25, 30 साल की बात कर रहा हूं, न करंट की बात कर रहा हूं, न प्रेजेंट की, न पास्ट की। आप लोग इसको मत समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग को चुनना है, हर जाति धर्म से कह रहा हूं। हम लोग सीमांचल वासी, पढ़ेगा सीमांचल तो बढ़ेगा सीमांचल। जब पढ़ेगा ही नहीं सीमांचल तो क्या बढ़ेगा सीमांचल? कुछ नहीं बढ़ेगा। मैं अगर आज आपके बीच आके बोल पा रहा हूं, सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि मैं शिक्षित हूं। शिक्षित होने के वजह से कनेक्शंस होते हैं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, तो आपको बेहतर बनाएंगे, फैमिली बेहतर होगी, इलाका बेहतर होगा, विधानसभा बेहतर होगा और सीमांचल बेहतर होगा। जब सीमांचल बढ़ेगा तो हर बच्चा पढ़ेगा। तो अब आप सब ओहद कर लीजिए कि हम लोगों को ठप्पे पे ठप्पा नहीं लगाना है, कोई फूल नहीं खिलाना है, कोई लालटेन नहीं जलाना है, कोई पतंग नहीं उड़ाना है, ना ही कोई तीर को मारना है। हमें हमारे जमीनी नेता हमें बेहतर चाहिए कि हमारे जमीन पे है नहीं, हम तेजस्वी को देख के वोट देंगे। हमारे जमीन पे वो है नहीं, हम राहुल गांधी को देख के वोट देंगे। हमारे जमीन पे है नहीं, हम नरेंद्र मोदी को वो दे के वोट देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके जमीन पे जो काम करे, जमीनी स्तर पे काम करे, आप उसको वोट दीजिए। मेरे पास वक्त कम है, बातें बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे बीच जो जनता मौजूद है, और जनता ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा मजबूत कदम रखती है, क्योंकि एक एक मत का जो हिस्सा होता है और एक एक मत का जो ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी रखती है। इसलिए जनता का विचार जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी हम जो है बीच में आएंगे और जनता के बीच में चलेंगे, उनके सवालों को जानेंगे और उनके सवालों को लेकर हम आगे अपने प्रतिनिधियों से सवाल लेंगे और उनसे ही जवाब मांगेंगे। तो हम पहले जनता के बीच चलेंगे और उनसे सवाल लेंगे, इसके बाद प्रतिनिधियों से जो पूछने का मौका मिलेगा उनसे हम सीधा जवाब लेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले पीछे जाऊंगा, पीछे से मैं स्टार्ट करूंगा। पीछे से जिनके पास सवाल होगा वो हाथ उठाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, उनका सवाल लेंगे, इसके बाद जवाब हम प्रतिनिधियों से पूछेंगे। ठीक है, हाथ उठाएंगे आप लोग। पीछे से मैं आ रहा हूं, किसी के मन में कोई सवाल हो वो सवाल कर सकता है किसी के मन में सवाल तो हाथ उठाए। मैं पूछना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास, तो गलगलिया का आज तक क्यों नहीं विकास हुआ? गलगलिया अररिया जो रेल प्रोजेक्ट है, आज गलगलिया को इग्नोर किया गया। क्यों इग्नोर किया गया? 2015 में मैं तस्लीम चाचा को लेकर मनोज सिन्हा से मिला और कहा कि गलगलिया अररिया रेल लाइन को बनाया जाए। हमारे चाचा जी ने मेरी बात पर रेल भवन गए और गलगलिया अररिया प्रोजेक्ट को आज तक पेंडिंग में रखकर उसको ठाकुरगंज अररिया किया जा रहा, जबकि हर न्यूज में गलगलिया अररिया, गलगलिया अररिया। क्यों गलगलिया का? मैं सबका साथ सबका विकास। और जो सईद साहब ने बोला कि जब तक हमारे क्षेत्र की जनता शिक्षित नहीं होगी कोई भी विकास नहीं कर पाएगा। मैं इसके साथ, आज मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ, कितने लोग मांग किए हैं, कोई नहीं मांग कर पा रहा कि ठाकुरगंज में बने। मैं पहला व्यक्ति हूं जो इंटरव्यू दिया हूं कि ठाकुरगंज और कल से सीओ पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर कर खोज रहा है। क्या विधायक जी, आपको भी इसमें लड़ना होगा, तब इस क्षेत्र का विकास होगा। सबका साथ सबका विश्वास और सबका भलाई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों गलगलिया को इग्नोर किया गया कि जो कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिहार का आखिरी रेलवे स्टेशन, गलगलिया का रोड देखिए, स्टेशन जानोली, इतना कीचड़। विधायक जी से भी मैं बोल रहा हूं, आज 10 साल में आज तक आपने ध्यान नहीं दिया। आपसे कितना बार रिक्वेस्ट किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा, सर गलगलिया में क्या विकास हुआ है आप ये बताएं जनता को। जी बिल्कुल, गलगलिया में विकास हुआ है। हमारे मुखिया जी जिस रोड की बात कर रहे हैं, चूँकि वो रेलवे का रोड है, हमने कई बार डीआरएम से भी बात की और मैंने कहा भाई अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो आप हम लोग को
उसका एनओसी दे दीजिए, हम बना देंगे। हमने बार बार कई मरतबा उनसे बात की, लेटर भी हमने लिखा है और चाचा जी को मालूम भी है। तो इसमें हम तो नहीं कर सकते, रेलवे की ज़मीन है, रेलवे खुद करा के हम बनाएंगे। और मैंने उनसे कहा था कि भी अगर आप नहीं बना पा रहे तो हमें एनओसी दीजिए, हम अपने फंड से बना देंगे। तो वो एनओसी ना देने की वजह से वो रोड नहीं बन पाया, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ विकास हुआ है, हर तरफ रोड वगैरह बना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच है सर, अपना नाम बताइएगा और सवाल किससे ये। मोहम्मद राहिल अख्तर हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ AIMIM से। मेरे मुश्ताक भैया काफ़ी सीनियर है, अभी तेजस्वी यादव से बहुत कसीदा पढ़ रहे थे वो। मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव अगर लालू का औलाद नहीं होते तो किसी बैंक में चपरासी तक नहीं होते। याद कीजिए आप लोग, तेजस्वी यादव अगर लालू का औलाद नहीं होते तो किसी बैंक में चपरासी भी नहीं होते। आज वो इतना कसीदा पढ़ रहे, आपके 17 महीने के कार्यकाल में आपके बाजू में खड़े होकर इसी कॉलेज मैदान में तेजस्वी ने वादा किया था कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, 17 महीने में हमारे पौवा खाली में APSC अपग्रेड नहीं हुआ, एक एम्बुलेंस नहीं है, अजगर के तरह सोता है। 6 महीना गैरेज में एक पैसेंजर को नहीं ले पा रहा है वहां का एम्बुलेंस। आपके पास कौन सा एक्सपोर्ट पर पड़े हुए थे? हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कहां से पड़े हुए थे? 6 मंत्रालय आपने रखा अपने पास। सरकार बनी, आपके 17 महीने का कार्यकाल चला, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाया। फिर वही ढोकसला माँ बहन योजना चला रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं आप लोगों में जाकर के। आपकी सरकार बनी नहीं और अभी से आप फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर से झूठा वादा करवा रहे हैं लोगों के बीच आकर के। हमें इसका जवाब दीजिए आप। सर युवा का सवाल है, मैं चाहूंगा मुश्ताक आलम जी हमारे बीच में महासचिव हैं राजद से, जवाब दीजिए सर। देखिए, जहाँ तक सवाल है जज्बाती का, तो इनके नेता जो असदुद्दीन अवैसी है ना, वो भी जज्बाती हैं और जज्बात में बहुत सारे मुसलमान बच्चे मारे गए। मैं इनके जज्बात का कदर करता हूं कि विगत अख्तरुल ईमान से लेकर अभी तक बेचारे यहाँ पर हैं। ठाकुरगंज से तो MLA बना नहीं सके, ऐन कैन प्रकरण से कुछ लोग 4 ठो गए थे। आप लोगों को याद होगा कि जब 4 MLA इनका जीता था, अंजार नईमी के दिघल बैंक में टेरागाछ में बाढ़ आया था और विधानसभा में जो नाव के लिए हंगामा किया, जो मुखिया बनकर हम लोग भाटडाला से 10 नाव एक साथ चेंगा घाट में भेज दिया करते थे। और इनका अवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर देने से हिंदुस्तान नहीं संवर जाएगा। रहा तक सवाल, रुकिए मैं जवाब दे रहा हूं बढ़िया से। असदुद्दीन अवैसी के पिता भी सांसद थे, असदुद्दीन अवैसी के पिता भी सांसद थे। आप जवाब दे दिए, आप चुप रहिए, मेरा सुन लीजिए। उनके पिता भी सांसद थे। ये लोग कहते हैं बैरिस्टर हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, इनको गणित नहीं है। 18 करोड़ की मुसलमान की आबादी है, 1800 जात है। किस बेस पर यह मुख्यमंत्री बनना चाहता है? क्या बेस है आपका? 4 गो MLA जीत के भेजे, एक नाव नहीं दिला सका, चारों बिक्री हो गया। आप ये सब कीजिए मत। यहां जब जोकी में तस्लीमुद्दीन का ये नहीं चला कि जोकी वाला नहीं चलेगा, सीमांचल गांधी नहीं चलेगा, यहाँ कोई हैदराबादी पुलाव नहीं चलेगा। यहाँ के जलबाजी मुसलमानों को आपके कटघरे में खड़ा कर मारने का प्रयास जो कर रहे हैं वो करने कतई नहीं देंगे। और रहा सवाल, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ टोपी और दाढ़ी नहीं चलेगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव जो आज डंके के चोट पर कह रहा है कि जो मैं का लाल यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित करेगा, उस दिन मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। क्या असदुद्दीन अवैसी कहा है? आपने कहा था कि तलाक के दिन 3 तलाक का जब ये मसला आया, 3 तलाक का मसला आया तो अकेले पड़ गए थे असदुद्दीन अवैसी साहब। कि जब मैं काफी मायूस था उस दिन, काश मेरे साथ अख्तरुल ईमान हो जाते तो ये 3 तलाक का मसला नहीं होता। अभी वक्फ वाला बिल में 24 गो सांसद मुसलमान था पूरे हिंदुस्तान का, 166 कितना गणित हमको नहीं आता, 223 आदमी अगस्त में वोट दिया। क्या वक्फ बिल को रोक लिया आप? सेंटीमेंट और जज्बात को काबू में रखिए। कभी हकीकत को सेंटीमेंट से ताल्लुकात नहीं होता है। मैं जज्बात को आपको होश में आप हमसे सवाल कीजिएगा, आपसे 24 गुना जवाब देने का कोशिश करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शरीयत पर कभी कोई हल्ला उठाएगा, उंगली उठाएगा, हम अकेले रहेंगे, जान देंगे, बुलते की तरह बैठे नहीं रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। कुछ करते तो पूरे हिंदुस्तान में मॉब लंचिंग में इतना मुसलमान मारे नहीं जाता। आप सिर्फ मुसलमान को मरवाने के लिए आए हैं। ऑब्जेक्शन ये है कि मैं बार बार कहूंगा किसी जाति धर्म की बात ना किया जाए। जो एक बात कहा हमारे बुजुर्ग अंकल ने कि यहाँ किसी दाढ़ी टोपी वाले की नहीं चलेगी, तो जो हमारे एमएलए साहब बैठे हैं वो भी दाढ़ी टोपी वाले बैठे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं सर, नाम और सवाल। मेरा नाम तबरेज है, मैं सखोडाली से बिलोंग करता हूं और सवाल तो विधायक जी से ही होंगे, गद्दी में वही है। सवाल ये है कि जो सखवा डाली में पिछले कई वर्षों से जो हजारों एकड़ जमीन महानंदा में जा रहे हैं, इसके बारे में, और फिलहाल में एक एनजीटी की बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ लिखा गया जिसको विधायक जी को मालूम भी नहीं है शायद, और विधायक जी बताएंगे अभी। और फिलहाल में 200 से अधिक आदमी पे हमारे ऊपर सखवा डाली में केस हुआ, विधायक जी उसमें भी नहीं गए। आखिर क्या मामला है? अगर ऐसा मामला है तो अगर सखवा डाली से कोई दिक्कत है तो हम लोग को विधायक जी क्लियर करें। सर, विधायक जी जवाब दीजिए इनका। जहाँ तक नदी कटाव का मामला है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जीत कर सबसे पहले मेरा जो पहला लेटर गया था मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की नदी कटाव के सिलसिले में गया था। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ सैलाब नहीं आता, हमारे यहाँ नदी कटाव का मामला है, जिसमें हर साल सैकड़ों एकड़ ज़मीन नदी में विलीन हो जा रही है, जिससे लोग भी परेशान हैं, गाँव शहर बाजार सभी लोग परेशान हैं। तो इसमें नदी कटाव को रोकने के लिए बांध का प्रबंध किया जाए, तटबंध बनाया जाए। इसके लिए मैंने शुरू से किया और आज तक मैं लड़ रहा हूँ। और आप लोग को, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि आज मेरे वालिद साहब जब 2009 में जीत कर गए, तब से ही नदी कटाव में काम हो रहा है, उससे पहले तो कभी काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल सब लोग इसके गवाह हैं। वो 2 टर्म रहे, उसमें उन्होंने, उसके बाद फिर काम का सिलसिला बंद हो गया। फिर मैंने आवाज़ उठाई विधानसभा में, क्वेश्चन किया, मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा, उसके आधार पर जगह जगह नदी कटाव रोकने के लिए नदी पर बांध का काम हो रहा है। और जहाँ तक इस साल की बात है, तो इस बार हमारे मौजूदा जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उन्होंने इसमें फंड ही नहीं दिया। हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं लिख करके भी भेजा, पूरी लिस्ट है, हर जगह की मैंने बना के दिया। जहाँ तक आप लोग सखवा डाली की बात कर रहे हैं, तो ये सखवा डाली आप घूम करके खंडकपुर होते हुए एक पुल था, आज 4 पुल बन गया। 3 पुल मैंने बनाया, 2 पुल मेरे वालिद ने बनाने का काम किया। तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, सरकार पैसा देगी तो बिल्कुल काम होगा। उसके बावजूद ना होने के बावजूद 3 जगह बहुत ज़्यादा कटाव था, फिर भी मैंने लड़ झगड़ कर एसी से लेकर चेयरमैन तक सबको ला करके वहाँ खड़ा किया, और 3 जगह फिर भी काम हो रहा है, जो कि पूरे किशनगंज में कहीं काम नहीं हुआ। सिर्फ 3 जगह मेरे विधानसभा में काम हो रहा है और 1 जगह सिर्फ बहादुरगंज में हुआ है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सखवा टाली पंचायत है, ये परेशान है बालू माफियाओं से। ये जो वहाँ के लड़के बच्चियाँ जो स्कूल जाती है, वो परेशान है बालू के वजह से। इतनी हेवी 16 ट्रक्स चलती हैं, 16 पहिया वाली ट्रक्स, जिसको लेके विधायक जी को बोलना चाहिए, क्या वो उसके बालू के सपोर्ट में है, बालू माफियाओं के साथ है क्या हमारे विधायक जी, या सखवाटाली पंचायत वालों के साथ है? क्योंकि जब भी बालू के खिलाफ आवाज उठी है, हमारे विधायक जी बिल्कुल चुप रहे। नो क्वेश्चन इन द विधानसभा कि बालू माफियाओं पे आपने क्या रोक लगाया। वो बच्चे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उस रास्ते में, और एनजीटी का रूल है कि आपको पैरेलल एक रोड बनाना है, जो मेन रोड सरकार की बनी हुई है उसमें नहीं चलेंगे ट्रक उसमें चलेगा जिसमें पैरेलल एक रास्ता है। तो ऐसा क्या वजह है कि हमारे विधायक जी क्या बालू माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, जो इन सारे सवालों पे सवाल नहीं उठाते हैं? क्या आप लोग को जानना चाहिए? क्या ये जानना चाहते हैं आप लोग इन ट्रक से क्यों परेशान हैं? बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा, बिल्कुल आसिफ बाबू का मैं जवाब दूंगा। चलिए एक बार मैं ये भी बताना चाहूंगा सर, सवाल जिससे होगा जवाब वही देगा, क्योंकि इस तरह टाइम ज्यादा हो जाएगा। सरगना के साथ नहीं हूँ, ठाकुर की जनता, हर कम्युनिटी के लोग जानते हैं कि कभी भी मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया, जो मैंने हमेशा सच का साथ दिया, सच्चाई के साथ खड़ा रहा। फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे अभी हम लोगों को जनता के बीच में चलने दीजिए, जनता से सवाल लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि प्रभात खबर अगर आई है तो जनता से बहुत जरूरी है कि मैं संवाद करूं और जनता का सवाल लूं। कि मैं पिछले दिनों माइनिंग ऑफिसर को मैंने फोन किया है, आप अगर उठाकर पूछ लीजिए, मैंने डीएम साहब तक मैंने इसका, डीएम साहब खुद स्पॉट पे कई मरतबा यहाँ पर क्या बोलते हैं
साबोडांगी चौक में यहाँ मिट्टी कटाई हो रही थी, कई फीट गहरा किया, यहाँ का छोटे छोटे व्यापारी को पकड़ने से नहीं होगा। आप क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल हम यहाँ से लेंगे। नाम क्या है और सवाल किससे है? मेरा नाम है साजिद रजा, मैं कनकपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि अभी हमारे यहाँ जो गार्जियन है सब बैठ के सबका बोल रहा है कि ये अच्छा है ये ख़राब है, तो मैं मेरा मुश्ताक चाचा से बोलना चाहता हूँ, ये जो बोला कि अवैसी टोपी पहन के चिल्लाता है, तो आप उस जगह पे अगर रहते तो आपके शरीयत पे अगर बात होती तो आप चुप बैठ के रहते? चलिए मुश्ताक आलम जी इनका जवाब दीजिए। और मैं आगे आग्रह करूंगा किसी जाति धर्म पर कोई भी सवाल ना हो। हम बाबू के बयान से खुश हैं कि आपने सवाल करने का साहस इतने बड़े महफिल में किया। हम रहा सवाल के आपने जो क्वेश्चन पूछा और शरीयत के बारे में बताया, तो शरीयत का ठेकेदार पूरे दुनिया में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो किताबें नाजिल हुई उसको उलमा लोग हमारे दयार में बेशुमार हैं। और रहा सवाल डॉक्टर आसिफ बाबू जी बताया कि दाढ़ी टोपी ये मेरा मजहबी व्यवस्था है। मैंने दाढ़ी टोपी असदुद्दीन अवैसी के बारे में बोला। अगर आपको किसी लोगों को हमारे इस बात से आहत हुआ हो तो मैं इस स्टेज से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने असदुद्दीन अवैसी के टोपी के बारे में बताया कि टोपी पहनकर हम हमारे दयार के बच्चों को जज्बाती बनकर मरने नहीं देंगे। रहा शरीयत का बात, तो शरीयत वक्फ बिल पर जो मसाइल उठा, तो हर वक्त मैं चाहे वो अख्तरुल ईमान का मीटिंग हो या असदुद्दीन अवैसी का मीटिंग हो या राजद का हो या जदयू का हो, मैं उस नेता में से आता हूं कि अगर हमारे हित मुस्लिम लीग से लेकर बजरंग दल भी करता है तो उसको मैं हाथ और पैर जोड़कर नमन करता हूं और करते रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल क्या है, नाम क्या है, आप ये बताएं। एक मिनट लूंगा सर सवाल अभी आएगा तो पूछा जाएगा, इस तरीके से नहीं। राजद के नेता का इस वक्तव्य का मैं घोर निंदा करता हूं। उन्होंने दाढ़ी टोपी पर बात की है, ये हमारी शरीयत की बात है। हम वक्फ का बात नहीं करते थे, हम बात करते थे 3 तलाक। 3 तलाक मेरा शरीयत का बात है, वक्फ हमारी शरीयत का बात नहीं था, इसलिए हम उस बात का निंदा करते हैं। 3 तलाक को रोक दिया आप बात करके? ठीक है, हम अपनी बात अगर रोक दिए हैं तो बताइए। चलिए अभी जनता के बीच अगर आप रोक दिए हैं तो बताइए। आप लोग वहां से अगर इस तरीके से करेंगे तो हम जनता के लिए आए हैं, जनता का सवाल नहीं हो पाएगा। और जनता कहीं ना कहीं आप लोगों से सवाल के लिए आई है, जनता भी आप लोगों से सवाल पूछने आई है, इसलिए प्लीज जनता के बीच में हमें चलने दीजिए। क्या सवाल है, किससे सवाल है? सवाल है मेरा भाजपा और राजद वाले दोनों से है। नाम क्या है आपका? नाम रूपक नाम हुआ। चलिए सवाल बताइए। सवाल है कि शहर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कई बार ये आवाज़ उठाया गया कि आरओबी का निर्माण जो आज तक नहीं हो पाया है तो ये कब तक होगा, और अनुमंडल की मांग थी वो अभी आज तक नहीं किया गया। इस पर दोनों का क्या राय है, जो बताइए। सर आरओबी का निर्माण कब होगा, तो हमारे बीच अभी राजद से सऊद आलम जी हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार विधायक भी हैं मौजूदा, सर इनको बताएं। देखिए चूँकि मौजूदा सरकार है और ये नगर है, नगर के लिए अलग फंड होता है। जहाँ तक अनुमंडल की बात है तो मैंने कई मरतबा विधानसभा में क्वेश्चन किया, आप लोगों ने देखा होगा। हम तो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। तो जवाब नथिंग, कुछ भी नहीं था। उसका जो सही जवाब होना चाहिए, ये कहा गया कि अभी नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा। उसके बावजूद 3 मरतबा अनुमंडल के मैंने किया। जहाँ तक आरोपी वगैरह की बात है तो ये नगर का है, एसकेटिव वगैरह। जब आप लोग हमसे कोई बात कहते हैं फ़ौरन मैं एसकेटिव को बोलता हूँ, और यहाँ के जो हमारे नगर के जो चेयरमैन हैं, मैं उनको भी, पटेल जी को भी बोलता हूँ, सिकंदर पटेल जी को, कि भाई आप लोग नगर में हैं, चेयरमैन हैं, आप इन कामों को देखिए। चलिए सर, जदयू के युवा महासचिव हैं हमारे साथ प्रशांत पटेल जी, तो मैं प्रशांत पटेल जी से एक बार आग्रह करूंगा सर उसका जवाब आप भी दें। प्रशांत पटेल जी ध्यान दें, इधर आपके लिए भी सवाल था, तो आप भी जवाब दीजिए उसका। आरओबी का निर्माण नहीं हो पा रहा है आपके क्षेत्र में। देखिए आरओबी पर सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सम्मानित लोग हैं वो लोग अपने तरह से जो आवाज़ उठा ही रहे हैं, और बहुत जल्द हमको ऐसा विश्वास है कि कुछ ही दिन में ठाकुरगंज को जो है आरओबी मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन हम लोग को मिला है। और जहाँ तक अनुमंडल की बात है तो विधायक जी सिर्फ बोल रहे हैं मैं लेटर लिखा हूँ, लेटर लिखा हूँ, लेटर लिखा हूँ। लेटर के अलावे भी बहुत कुछ होता है, आपने उस पर तो कुछ किया नहीं, सिर्फ लेटर लिखे और जवाब लिए। ये लेटर अगर सार्थक होता तो जिस तरह से महानंदा पुल और 4 लेन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर के शिलान्यास किए, तो क्यों नहीं, अगर आपका मांग पूरी तरह सार्थक अगर वहाँ उठा होता तो जरूर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अनुमंडल भी जरूर ठाकुरगंज को मिलता। अगर
इस बार हम लोगों को अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, विश्वास है कि मिलेगा, तो जरूर अगले बार हम लोग जो है अनुमंडल के रूप में ठाकुरगंज को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नाम क्या होगा और सवाल किससे होगा सर? मेरा नाम है राजेश करनानी, मैं समाज सेवी हूँ। मेरा मुख्य प्रश्न जो हमारे स्थानीय विधायक हैं सऊद भाई, उनसे है। जैसा कि आज़ादी के बाद से, और मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि एक तो बिहार पिछड़ा, बिहार में किशनगंज पिछड़ा और किशनगंज में ठाकुरगंज अति पिछड़ा। और इस पिछड़ेपन का कारण मेरे को जो समझ में आता है कि हम लोग के पिछड़ेपन का कारण, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हम लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और ये जो अभी माहौल बनाया जा रहा था इमोशनल, जज्बाती, जिसके बेस में, बुनियाद में धार्मिक सोच थी, इससे समाज नहीं चल सकता है, परिवार नहीं चल सकता है। और जहाँ जज्बाती बातें ज़्यादा होगी वहाँ विकास की बातें पीछे चली जाएगी। और इसका एकमात्र कारण है ये क्षेत्र शिक्षित नहीं हुआ। लोगों को इमोशनल किया जाता है और इमोशन को उभार करके उसका वोट ले लिया जाता है। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। मेरा प्रश्न सऊद भाई से है, हमें विकास की बात करनी है। शरीयत या हमारा कोई भी धर्म, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम मानेंगे और ना माने। लेकिन जब राजनीति की चर्चा है, क्षेत्र के विकास की चर्चा है, तो हम लोग विकास पे बात करें, शिक्षा के पर बात करें, रोजगार पे बात करें, सड़क पे बात करें। यह हमारी, मेरा मूल रूप से शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। मैं पिछले कई दशकों से हमारे ठाकुरगंज में एकमात्र कॉलेज, नेशनल आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद नेशनल कॉलेज, कई दशकों पूर्व बना है। मैं पिछले बार गया था, संजोग से रेनी सीजन था, और उस कॉलेज की जो दुर्दशा देखी, शायद ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोरू बांधने की जगह होती है उससे भी बदतर स्थिति थी। और किसी भी एंगल से वो शिक्षा का मंदिर नहीं लग रहा था। दूसरे नंबर में ठाकुरगंज हाई स्कूल, जो इस इलाके का सबसे पुराना हाई स्कूल है, मेरे विचार से 80-90 साल तो पक्के हो गए होंगे। आपको ये जान करके, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं, नीतीश जी की कृपा से साइंस लैब है, स्पोर्ट्स लैब है, लाइब्रेरी है, 1400 के करीब बच्चे हैं। जाके आप स्कूल की दुर्दशा देखिए, जितने इक्विपमेंट्स है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, इस क्षेत्र में बतौर विधायक आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मेरी सरकार नहीं है केंद्र में, स्टेट में। चलिए सर, हम समझ गए, आपके सवाल को समझ चुके हैं। हम शॉर्ट में समझाना चाहेंगे। शिक्षा और विकास पर साफ तौर पर सवाल हो रहा है। विधायक जी, शिक्षा और विकास पर क्या काम हुए आपके विधानसभा क्षेत्र में, जवाब दीजिए सर। देखिए, चूँकि मैं खुद शिक्षक हूँ और शिक्षा पर ही बात करता हूँ, शुरू से मेरा मोटिव भी रहा। मैं खुद एजुकेशन इदारे और इंस्टीट्यूट में चला रहा हूँ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कौन गंभीर होगा शिक्षा पर। मैं आया तो जो मिडिल स्कूल थे, मैंने उनको हाई स्कूल कराने का भी काम किया। और आप इस डिग्री कॉलेज की बात करें ठाकुरगंज को, इसको मैंने जिम दिया, इसको मैंने लैब दिया। इसी तरह तुलसिया +2 जो कॉलेज है उसमें मैंने लैब दिया है। तो जैसे जैसे जहाँ जैसे जो डिमांड आ रहा है, लोगों का जिस तरह का डिमांड आ रहा है, उस हिसाब से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको फुलफिल भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल लेंगे सर, खड़े हो जाइए। नाम क्या है और सवाल क्या होगा? मोहम्मद सलीमुद्दीन, हम सकवाट अली पंचायत से हैं। हमारा सवाल यही है कि हमारे बड़ा भाई जो जदयू से है, उसने बोला है कि 2500 माह योजना खोला है। अरे आपका तो 15 साल सरकार रहा, लेकिन आपने 1500 क्यों नहीं खोला? अभी 2500 देख के आपका 15 साल होने वाला है, आपका हवा क्या ढीला हो गया? आपने तुरंत 1100 कर दिया। आदमी को बुर्बक बना ले। इस 6 महीना पहले कर देते, 1 साल पहले कर देते, ताकि गरीब का समस्या शांत हो। अभी जब ने हम लोग योजना लाए महागठबंधन, तो आपका कान में तेल चढ़ गया। जब हमने 200 यूनिट के बारे बोले, आपने फटाक से दाएं 125 यूनिट कर दिए। क्या सवाल है? आप 6 महीने बात करते, 1 साल बात करते, 3 साल बात करते, लेकिन अभी क्यों किया? जनता को गुमराह बनाने के लिए। सभी का देखिए और किसका देखिए। कब तक सो गए थे क्या? अब हमारे विधायक सऊद आलम जी से हमारा आग्रह है कि हम
हारोबीटा गांव से है, नदी के किनारे में है, हम उसका सहयोग है। हमारा बच्चा 1000 स्कूल में डूब रहा है, अभी भी चलिए, आपको इतना पानी से जा रहा है। मैंने 5 साल तक इनको लेटर लिखते रहा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सांसद जी को लिखे तो सांसद जी बोलता है कि आधा किलोमीटर हमारा फंड नहीं है, लेकिन ये विधायक का फंड है, नीतीश जी का फंड है। लेकिन अभी भी इतना बारिश में दोनों तरफ से स्कूल बच्चा से जाता है, कभी उस बच्चे को हम लोग स्कूल में मस्जिद में पढ़ाते हैं। यही है पलटू राम का सरकार, और यही है हमारा विधायक जी का सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे बीच प्रशांत पटेल जी हैं, जदयू से हैं। सर, आप जवाब देंगे, इसके बाद विधायक जी इनका जवाब देंगे। आपको सबसे पहले जवाब दे देता हूं कि आप बार बार 15 साल बोल रहे हैं। 15 साल नहीं, 20 साल से हमारी सरकार है बिहार में, और जहां तक आप जो सवाल उठा रहे हैं बिहार सरकार से, आपकी सरकार, आप जिसके समर्थक हैं उसकी सरकार रही है 90 से 2005 तक। तो आप लोगों ने तो लूट खसोट, भ्रष्टाचार और बलात्कार यही दिया बिहार को, अपने समय में तो कुछ किए नहीं। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सारे लोगों का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग तो अपना सुनिए ना भाई, हम तो दे दिए, मेरे पास तो था तो हम तो दिए। हल्ला मत करें आप लोग। आप लोग के पास जब मौका मिला तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं। 17 महीना सरकार में रहे तो क्रेडिट झूठ का लूट लेने के लिए रहे कि हम ही टीचर का नौकरी दिए हैं। जवाब को सुनने का धैर्य रखिए, हम लोग तब से सुन रहे हैं। जवाब सुनिए। प्रतिनिधि आपके बीच में जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब को सुनिए आप लोग, तसल्ली अपने में तू मैं करने नहीं लगते हैं। संयमता के साथ सुनने का परिचय दीजिए, जैसे हम लोग सुन रहे थे आप लोगों के सवालों को। इनके सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूं। जो जवाब आप मेरे से मांग रहे हैं, इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी जो आम जनता के लिए कार्य करिए, आप उससे नाखुश हैं। 1100 रुपया आपसे पूछ के थोड़े करेंगे मुख्यमंत्री जी, कुछ नहीं है। आप लोग का आरोप है। जब आपकी सरकार थी तो आप लोग बाथे में नरसंहार कराए, अरवल में दलितों का हत्या करवाए आप लोग, ठीक है। इसलिए सरकार को कटघरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब विधायक जी इनका सवाल अगर सुने रहे हो तो मैं चाहूंगा सर, विधायक जी अब आप इनका जवाब दीजिए। इनका जवाब मैं ये दूंगा कि इनके गांव में रोड नहीं था, मैंने वो रोड बनाया, और एक पुल जो टूटा हुआ पुल था, तो उस पुल को मैंने कब्रिस्तान के बाद मेरे ही रीजन में बना, जिसके वजह से इनके गांव जाने में आसानी हो रही है। ठीक है, और पुल का इन्होंने डिमांड किया है, वो पुल भी मैंने लिख के भेजा है। फिर उसकी स्वीकृति नहीं आई है, जैसे स्वीकृति आएगी तो हम बनाने का काम करेंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल किससे है, क्या सवाल है? मेरा नाम MD शाहिद आलम है। मैं एक छोटा सा गांव से एक वार्ड सदस्य छोटा सा पोस्ट में हूं, जिसका नीतीश कुमार हमेशा बोल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे वार्ड मेंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। 1,14,000 वार्ड सदस्यों को ठगने का काम नीतीश कुमार जी क्यों किया? या पब्लिक का गाली खिलाने के लिए वार्ड सदस्यों को जिताया, या नीतीश कुमार खुद इस बार गाली खाने के लिए? नीतीश कुमार, मैं इस बात का बीजेपी वालों से और जेडीयू वालों से पूछना चाहता हूं कि एक गांव में जो लड़के झगड़ के नीतीश कुमार के लिए एक वार्ड सदस्य जो बना है, उसी वार्ड सदस्य का सहारा लेके MLC चुनता है नीतीश कुमार, तो उस वार्ड सदस्य को इग्नोर क्यों किया गया? 1 रुपया का फंड क्यों नहीं दिया गया? ऐसा नीतीश कुमार को हम लोग इस बार पूरा 1,14,000 वार्ड सदस्य उठा के फेंकने का काम करेंगे। चलिए, वार्ड सदस्यों को क्यों इग्नोर किया जाता है? हमारे बीच शिशिर कुमार दास जी हैं, भाजपा नेता हैं, मैं चाहूंगा आप इनका जवाब दें सर। वार्ड सदस्य महोदय, मेरी बात को सुने। आपने जब सवाल किया है तो व्यक्तिगत वार्ड सदस्य को कोई फायदा नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से वार्ड सदस्य को किसी तरह की कोई व्यक्तिगत रूप से किसी भी वार्ड सदस्य को कोई फायदा नहीं दिया जाता है। अब आप इस बार अगर नहीं दिया गया हो तो आप अपनी बातों को रखें, और जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अब अपने तरीके से देखें। ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे, वो तो बात होती रहेगी चुनाव में। लेकिन ये लोग जो आए हैं अभी, हमको नहीं लगता है कि 3 महीना बाद फिर या 2 महीना बाद फिर लोग आवेंगे, लेकिन हम लोग एक ही रहेंगे। ठीक है, इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेंगे। नाम क्या होगा, सवाल क्या होगा सर? संक्षिप्त में सवाल को रखिएगा।
मेरा नाम मुस्तकीम है। मैं जेडीयू और बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि सर आप तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किशनगंज में जो एएमयू सेंटर बंद पड़ा है उसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं सर? ऐसा क्या कारण है? यही कारण है क्या कि सीमांचल है इसलिए वैसे उसे छोड़ रहा है? सर बताइए क्या कारण है सर, आपसे पूछना चाहते हैं। प्रशांत पटेल जी हैं हमारे बीच। प्रशांत पटेल जी जवाब दीजिए इनका। जहाँ तक भाई का सवाल है तो मुझे जहाँ तक याद है कि एएमयू का नींव जब रखा गया था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और नहीं पहले बात सुनिए ना भाई, जब नींव पड़ा था तब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। पहले बात को सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केंद्र के अधीन था। और जहां तक आप लोग खुद अपने जहन में एक बात सोचिए ना भाई कि पूरे किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज से एक सीट नहीं मिलने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई सौतेला व्यवहार किशनगंज जिला के साथ नहीं है। और इस बार मैं आपके बातों से इत्तेफाक रखते हुए इस बात का मांग करूंगा। और जहां तक कि अगली बार अगर सरकार में हम लोग आते हैं और आएंगे ही तो इस पर बात होगी। अरे तो सीट दिए तो काम देखे ना भाई। क्षेत्र में आज जो इतना खुलेआम घूम के इतना कार्यक्रम हो रहा है ना, कि बिहार में सुशासन की राज है। आप लोग हल्ला मत करें, जंगल राज नहीं है, चलिए सुशासन की राज है। चलिए अगला सवाल ये आखिरी सवाल हम लेते हैं। माई बहन योजना के नाम पर माई बहन भाई को टिकट बांटते हैं, यही उनका योजना है, माई बहन सम्मान योजना, ठीक है। बताइए सवाल क्या है, किससे सवाल है सर? नाम क्या है? नाम मेरा अनिल महाराज है। मैं विधायक जी से एक चीज जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूलों में, हाई स्कूलों में नृत्य शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और सारा टूल किट्स जो खेलने के लिए होते हैं बच्चों के शारीरिक के लिए, सभी हाई स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में रखा हुआ है। पर विधायक जी कभी इस बात पर ध्यान दिए, क्योंकि वो ही अध्यक्ष हैं स्कूल के, वो कभी ये देखे कि उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? सरकार के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? मैं विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ। चलिए विधायक जी जवाब दीजिए इनका। देखिए अनिल महाराज जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अक्सर मेरे साथ भी आप रहते हैं जब हम ठाकुरगंज जाते हैं, तो आप तो ये सवाल हमसे किए, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। मैं ही एक हूँ ऐसा आदमी, ऐसा विधायक कि एजुकेशन के लिए शायद ही कोई स्कूल होगा जहाँ का सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे होंगे। हर जगह हम जा रहे हैं, जो कहीं पर टीचर नहीं है तो वो सिस्टम तो एक सारा कुछ, एक प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, उसके हिसाब से सारे लोग होते हैं। मुझे जहाँ जहाँ जिस चीज़ की शिकायत आती है तो उसको वहाँ मैं जाकर ठीक कराता हूँ और ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि बहुत सारे स्कूलों में उन क्लासों का टीचर नहीं है, कहीं है तो वो उस तरह का सक्षम नहीं है। चूँकि सरकार ने उनको बहाल किया, किस बुनियाद पर किया गया है, ये तो मौजूदा सरकार पर ही इसका सवाल उठता है। अब आते हैं हम बारी बारी प्रतिनिधियों के पास आते हैं। और हमारे बीच थोड़ा सा लेट से आई थी हमारे बीच रजिया सुल्ताना जी हैं, जनसुराज से महिला जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार जनता इनका स्वागत करे जोरदार तालियों के साथ। और मैम हम आपसे आग्रह करेंगे कि माइक ले अपने हाथ में, और अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 मुद्दों पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आप कार्य करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रजिया सुल्ताना, पूर्व प्रमुख ठाकुरगंज। अभी मैं जनसुराज से जिला महिला अध्यक्ष हूँ। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव भी लड़ूंगी विधानसभा की, अगर यहाँ के जनता मेरे साथ खड़े हुए, एक महिला होने के नाते, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई महिला नहीं निकली है, मैं हिम्मत करके निकली हूँ, तो मेरा आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिएगा। मैं उस समय से सुन रही हूँ कि सब लोग पार्टी के दाढ़ी टोपी सब चीज़ पे बात कर रहे हैं। क्या किसी ने शिक्षा के ऊपर बात किया? क्या किसी ने रोजगार के ऊपर बात किया? रोजगार के ऊपर बात करनी चाहिए। आज हमारे युवा भाई जा रहे हैं
बाहर कमाने के लिए अपनी बीमार माँ को छोड़ के जाती है, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाती है। क्या वो 10 दिन का दुल्हन को छोड़ के बाहर चली जाती है? क्या यही अगर हमारी व्यवस्था होती कमाने के लिए रोजी रोजगार के 10-15 हज़ार की, क्या यही हमारे भाई जो जा रहे प्लान करने के वो यही घर पे रह के अपना बीवी बच्चों के साथ रह के काम कर सकते हैं? क्या किसी ने नहीं किया? बस पार्टी 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 क्या है? अगर हम मजबूत रहेंगे, आप पार्टी के ऊपर मत जाइए, एक अच्छा नेता चुनिए जो आपके लिए काम करे, आपके लिए रात के 12 बजे खड़े उतरे, आपके घर तक जाए, या कि आप फ़ोन करें तो फ़ोन का कोई जवाब ना आए, ना वापस कॉल आए उधर से। ऐसा नेता को मत चुनिए। आप चाहे गरीब घर से चुनिए, गाड़ी देख के, बिल्डिंग देखिए, नेता मत चुनिए। मैं यही बात कहना चाहूँगी। और हमारी जो पार्टी आ रही है, पार्टी जो पूरे बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है, तो हमारा पहला काम होगा रोजी रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा काम होगा हम लोगों का जो विधवा पेंशन है उस पे। उसके बाद जो हमारे पांचवा काम होगा खेती बाड़ी में, जो हमारे सरकार 2500 रुपये का मदद करेंगे हर महीना, अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं इसी चंद बात से अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर आसिफ सईद जी हैं। सर, अगर आपको आपके विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 विशेष मुद्दों पर आप कार्य करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? मैं चाहूंगा जनता को बताएं सर। मुझे बिहारी होने पे गर्व है, मैं बिहारी हूं, इस पे गर्व है। अगर कोई ये कहता है कि 15 साल पहले बिहारी बोलने पे लानत था, तो मैं ऐसे लोगों पे लानत भेजता हूं जो अपने बिहारी होने पे खुद को लानत समझता है। हम बिहारी हैं, बिहारी रहेंगे। मैं एक मुहिम चला रहा हूं जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। अगर आने वाले वक्त में हमारे मुहिम के किसी भी इंसान को ठाकुरगंज विधानसभा के लोग इलेक्शन लड़ाना चाहेंगे तो हमारा पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है रोजगार, और चौथा है एंटी करप्शन, और पांचवा है जो भी सरकार देगी वो तो कोई भी बनेगा बना देगा। पुलिये की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार का एक योजना चलता है, अगर उस एरिया का विधायक गूंगा हो, उस एरिया का विधायक लंगड़ा हो, कुछ भी हो, उस एरिया को उतना फंड मिलता है। लेकिन मेरा ये मकसद है कि अगर वी केयर फॉर ठाकुरगंज की टीम को किसी पार्टी ने चुना या हमारे लोगों को कोई बेहतर इंसान दिखा, तो हम लोग अपने हक को वहां से छीन के लाएंगे। हम ऐसा नेतृत्व करना चाहते हैं कि हमारा जो हक है, जो इस इलाके को चाहिए, ये नहीं कि जो सरकार दे, हम वो चाहते हैं कि जो यहाँ की जनता को चाहिए वो हम विधानसभा से छीन के लाना चाहते हैं, लड़ के लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के लाना चाहते हैं कि हमारे लोगों को ऐसे ऐसे चीजों की जरूरत है, ना कि आप किसी को भी दे दीजिए, हमने पुल बना दिया, पुलिया बना दिया, सड़क बना दिया। मैं आपसे बारहा कहता हूं, ठाकुरगंज की जनता से मैं बारहा ये कहना चाहता हूं, ये कोई भी विधायक बनेगा आपके एरिया का, कोई भी, भले ही मैं ही लंगड़ा हूं, लूला हूं, मैं भी बन जाऊंगा ना, तो उतना काम तो होगा ही होगा। एक फंड है 5 करोड़ या 10 करोड़ 25 करोड़ जो भी है, उतना फंड आना ही है। अगर मैं वो लेके चिल्लाऊंगा कि मैंने ये कर दिया, तो मैं आपका गुलाम हूं, उतना तो मुझे करना ही था, क्योंकि आपने मुझे वोट दिया। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका गुलाम विधायक होता है, जो भी विधायक बनता है, आपने उसको वोट दिया है, जितना आएगा उतना तो करना ही। अब उस पर आप नाचेगा तो नहीं चलेगा। आपने एक्स्ट्रा क्या हक मांग के लाया इलाके के लोगों के? बाढ़ पीड़ित लोग जो मर रहे हैं, बह रहे हैं, नदी कटाव हो रहा है, आप लोग या हमारी सरकार, जो भी सरकार थी, जो भी विधायक थे, उन्होंने उस एरिया को बांध क्यों नहीं बनवाया? हजारों एकड़ जमीन, चाहे किसी भी समुदाय से हो, गरीब का जमीन चले गया नदी में, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? किसी ने मना करके रखा है, या उस गरीब से आपको 10 रुपए चंदा नहीं आता है, या वो गरीब जब आप जमीन दिला दीजिएगा तो कुछ आपको नहीं देगा।
हमारे सीमांचल में एक बुरी आदत है बिचौलिए की। अगर हम लोग आते हैं तो ये बिचौलिया सिस्टम मैं खत्म कराऊंगा। हमारे विधानसभा या सीमांचल का हर आदमी, हर वो शख्स, मैं उतना ताकत या उतना हुकार भर दूंगा कि वो आदमी डीएम से खड़े होकर बात करेगा। उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी बिचौलिए का सहारा चाहिए। हर इंसान, ब्लॉक में चले जाइए धांधली, अंचल में चले जाइए म्यूटेशन के लिए पैसा, थाना में चले जाइए वहां पैसा, गाड़ी रोक के पैसा, हर चीज में मतलब इंसान को बेच दिया गया है, सीमांचल के लोगों को बेच दिया गया है। और सीमांचल के लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आप खुद को बेचना छोड़ देंगे, बाकी सब को आप खरीद लेंगे। जब आप अपने आप को बेचना छोड़ देंगे, और आपके जहन में एक चीज भरी होनी चाहिए कि जो भी हमारा नुमाइंदा है वो हमारा गुलाम है, जो भी अफसर है वो हमारा गुलाम है, क्योंकि आप एक चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। अगर आयुष्मान भारत है तो आपके पैसे से है, रोड बन रहा है तो जनता के पैसे से बन रहा है, हॉस्पिटल सरकारी चल रहा है तो जनता के पैसे से चल रहा है। जिस दिन जनता जाग जाएगी, सीमांचल सुधर जाएगा और सीमांचल बढ़ेगा। जब बढ़ेगा सीमांचल तो बढ़ेगा सीमांचल। हम सारे लोगों से, सारे गार्जियन से ये अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, मेहमान नवाजी पे कम ध्यान दें, दान दहेज पे कम ध्यान दें, और अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षित करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष जब आपका बेटा बनेगा तो कौन आपसे रिश्वत मांगेगा? कोई मांगेगा क्या? जब नहीं मांगेगा तो क्यों अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है? हर घर में हर बच्चा शिक्षित जब होगा, और बेटियों को ज्यादा पढ़ाइए। जब एक बेटी पढ़ती है, वो किसी के यहाँ बिहाती है, तो जब उसके बच्चे होते हैं, संतान होता है, तो वो उन सारे बच्चों को पढ़ाएगी। जब आप एक बेटे को पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ के तो बाहर, लेकिन जब आप बेटी पढ़ाएंगे तो जब वो आपके बच्चों को देखेगी तो वो बेसिक शिक्षा घर में देगी। किसी भी बच्चे का जो तालीम हासिल होता है वो घर से होता है, ना कि स्कूल या कॉलेज से होता है। तो अगर आप महिला को शिक्षित करते हैं, गार्जियन लोग, सरकार करके नहीं देगी, सरकार आपके बेटी को नहीं पढ़ाएगा। आपको कम खाना है, कम खर्च करना है, और सरकार बेटी पढ़ाना है। लोग हंगामा कर रहे हैं, समझ रहा हूं, दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोलेंगे और बाहर भी करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे जनता के बीच में। और अब मैं आऊंगा, हमारे बीच शिशिर कुमार दास जी हैं, भाजपा नेता हैं। सर, अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन विशेष 5 मुद्दों पर आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे? सर, प्रभात खबर के एंकर महोदय, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं ठाकुरगंज विधानसभा से मैं कभी कैंडिडेट बनने नहीं जा रहा हूं। अब रहा सवाल किशनगंज जिले का, क्या कौशल जी, आपके पार्टी को मान लो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किस तरीके से कार्य करेगा, ये बात ठीक है। तो सबसे पहले मैं, जो बहुत दिनों से तस्लीमुद्दीन साहब के समय से, असरारुल साहब के समय से जो एएमयू की बात अभी आपने उठाया है, और उसमें हम लोगों ने पहल करके, मेरे दोस्त को शायद पता ना होगा, बीच बीच में बहुत सारा काम उसमें हुआ है, ज़मीन का लोकेशन हुआ है, और उसमें जो है आदिवासियों की ज़मीन भी एक्वायर कर ली गई थी, जिसका कि जिस ज़मीन को फिर हम लोगों ने उसको दूसरे आदिवासियों को फिर दूसरे जगह हम लोगों ने बसाया है। इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे हम लोग जिला पदाधिकारी के मदद से हम लोग कर रहे हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों को चांस मिले तो हम लोग उस पर पहल करेंगे और उस पर हम लोग का अंजाम अच्छा रहेगा। नंबर 2, ये किशनगंज से लेकर और ठाकुरगंज तक ये जो सिंगल लेन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल का बहुत ज़्यादा चांसेस है। चौड़ाईकरण हो गया है, अब इसमें जो है कार्यान्वयन होने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग फॉलोअप करके उसको जल्दी से जल्दी उसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे। नंबर 3, ये मेडिकल कॉलेज का जहाँ तक बात है, तो किशनगंज जिले में देने की बात है, लेकिन रहा सवाल कि आप लोगों के प्रयास से
वो ठाकुरगंज में शिफ्ट होना है, तो उसमें हम लोग और भी पहल करके ठाकुरगंज में हम लोग शिफ्ट करवाने का प्रयास करेंगे। नंबर 3। नंबर 4, कुछ ऐसी बातें हैं जो जिले से संबंधित हैं और बहुत सारा ऐसा सड़क है जिसमें कि बनाते वक्त ही उसका क्वालिटी जो है इतना घटिया कर दिया जाता है, जिसमें चलते चलते जितना उसका म्याद रहता है उससे उस चीज को भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उसका भी फॉलो अप करके उसका जो क्वालिटी है उसका कंट्रोल करने में हम लोग सक्सेस होंगे। नंबर 5, जो बहुत दिनों से बहुत देर से मैं सुन रहा था, हमारे बीच बहुत सारे अधिवक्ता भी होंगे यहाँ पर, मैं खुद उस लाइन में हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और इतना आपको इतना जरूर देता हूँ इस मंच से आज कि अभी मैं 2-4 पंचायत 2-4 मंडल घूम के आया। एक जगह शिकायत मिली कि प्रत्येक के वाला सर्वेयर जो आए हैं वो 10,000 रुपये लेता है। ठीक है, मैंने कहा कि आप उस किसी तरह का कोई सोर्स हमको दें। मैंने अपना नंबर दे दिया, हमने कौशल जी यादव जी का नंबर दे दिया और भी 1-2 थे, उन लोगों का नंबर दे दिया और मैंने इस चीज़ को व्हाट्सएप पर डीएम को और विजिलेंस को हमने अपने व्हाट्सएप पे भी कर दिया। ठीक है, हम काम एट स्पॉट करते हैं, ऐसा नहीं। पिछले बार भी एक बैठक वहाँ गांधी चौक पे हुई थी, गांधी मैदान में हुई थी, जिस पर कि हमारे 2 समुदाय के लड़कों ने कुछ आपस में बाताबाती कर लिया और इस चीज़ को इतना ना हाईलाइट कर दिया गया जिससे कि दोनों समुदाय के बीच बहुत ज़्यादा गहरा जो है वो होने लगा। तो हमारे मुश्ताक भाई हैं और भी लोग हैं, उन लोगों की मदद से जो है, उन लोगों की जब डांट पड़ी उन लोगों को, तब वो शांत हो गया। तो मेरा ये पहला प्रेफरेंस ये रहेगा कि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय के बीच आपसी एक मिनट आपको बोलने का, आपको सवाल करने का मौका मिलेगा। जब मैं जवाब देता हूं आप उसको नोट करें और उसको समझने और अमल करने का कोशिश करेंगे। जब भी किसी तरह की कोई बात हो, क्योंकि दियासलाई, तो दियासलाई का जो काठी के ऊपर में थोड़ा सा बारूद होता है ना, वो बारूद है और उससे जो है बहुत बड़े बड़े आग लग जाते हैं। तो उस बारूद को, वो बारूद न रहे हमारे दिल में, इस चीज की कार्रवाई करनी पड़ेगी हम लोगों को अपने दिल के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैंने अभी तुरंत मुश्ताक भाई को कहा कि भैया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं, तुम सेंटिमेंटल बात, मैंने इनसे भी कहा कि सेंटिमेंटल बात यहाँ ना करो, जातिवादी कोई बात मत करो, जो मंच है हम उसी पर करें, जो मंच है हम उसी की बात करें, तो ये हम लोगों के लिए बेहतर होगा। और आपस में लड़के, ये तो 2 महीना के अंदर आए हैं, फिर चले जाएंगे। जो भी नेता प्रदेश से भी आ रहे हैं वो 3 महीना बाद आपको 4.5 साल आगे तक दर्शन नहीं देंगे कोई। लेकिन जब इलेक्शन का मौका आता है तब हमारे दोस्त लोग आते हैं और हम लोग की जानकारी लेते हैं कि भाई हम लोग के सर, मैं बताना चाहूंगा प्रभात खबर की टीम हर जगह है और हमेशा आप लोगों की बात सुनती है, निष्पक्ष अखबार है, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा सर। ऐसा है कि हमको दिखने का मौका नहीं मिला 5 साल के पीछे, 4 साल पीछे दिखने का मौका नहीं मिला, पहली बार चांस मिला है, इसीलिए मेरी जो जानकारी होगी मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। खैर बुरा नहीं मानिएगा आप। अब रहा सवाल, एएमयू की बात मैंने बोल दिया। अब रहा ये बात जो मैं बोल रहा था करप्शन के बारे में, जो मेरे दोस्त ने कहा, हम लोग सब साथ मिलकर करप्शन ऐसा मिटाएंगे करप्शन कि मेरा हर दोस्त जो है बिना पैसे के काम करेगा। अब बताइए, मैं अपने राष्ट्र सेंट्रल डिसीजन का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो वहां से रुपया चल के आता था 1 रुपया और यहां पर जो है 10 पैसा मिलता था, उसको उन्होंने डायरेक्ट कर दिया अपने अकाउंट में, हमारे बहनों के अकाउंट में, माताओं के अकाउंट में। ये क्या हुआ? ये करप्शन मिटाने का एक तरीका है, ये करप्शन मिटाने का एक तरीका है। अब क्या है कि आप थाना में जाते हैं, जब तक आप पैसा नहीं देते तब तक आपका प्रथम मित्रा रिपोर्ट पे FIR दर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है कि हमारे दरोगा जी को शायद वहां से बांध दिया गया होगा SP के द्वारा कि तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, SP को कहीं से बांध दिया गया होगा DGP के द्वारा कि साहब तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और इस सभा में हम जानते हैं कि CBI
IB, इस सब का आदमी पीछे पीछे घूम रहा है हम लोग के। कौन क्या बोला इसकी रिपोर्टिंग भी जा रही होगी, लेकिन मैं इस मन से खुले रूप में ये कहता हूं कि हम लोग जब आएंगे तो करप्शन का नामो निशान मिटाने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जो मेरा गरीब तो मैं बोलता नहीं हूं, क्यों गरीब बोलते गरीब हो जाता है आदमी, ठीक है, इसलिए मेरा कोई दोस्त गरीब नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं 84 में जिला अधिवक्ता संघ ज्वाइन किया, उस वक्त का करप्शन के चलते कई बार कई जजेस को यहां से ट्रांसफर होना पड़ा, और वो माफी मांग के गया कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब जज को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, यहां मेंगनू जो बहुत बड़ा करप्ट SP ऑफिसर था, मेंगनू क्या नाम था पूरा, इनामुल हक मेंगनू, उस मेंगनू पर हम लोगों ने केस किया इस करप्शन के मामले में। बाद में मुझे पता चला कि उस पर 9 केस पहले से भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो इस तरह की बातें हैं, हम लोग चुप रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग किसी से डरे हुए हैं। हम लोग किसी के चुप रहते हैं, इसका मतलब हम उसका इज्जत करते हैं, और वो अगर दूसरी तरह से भाषा बोले तो हम लोग उस भाषा का जवाब भी अच्छी तरह देना जानते हैं। मेरे दोस्त ने करप्शन के, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मानसिकता के तरह एक आदमी हमको कम से कम मिला। एक बात है, अभी किस पार्टी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि मैं किस पार्टी विशेष से, राजनीति विशेष से बात नहीं करता हूं। अब क्या है कि मैं 5 सवाल मुझे पूछा गया था कि साहब आप क्या क्या करेंगे, तो मैंने बता दिया, और मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुश्ताक आलम महासचिव राजद बैठे हुए हैं। सर, अपने बातों को सर जनता के बीच में रखें कि अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो क्या 5 विशेष मुद्दे पे काम करेंगे, शॉर्ट में, संक्षिप्त में। सबसे पहले मैं आए हुए और सुनने वाले लोगों को मुबारक देता हूं। हमारे बड़े भाई, थोड़ा तकलीफ हम लोगों का बोलने का अंदाज में शायद ख़राब लग गया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। रहा सवाल भैया जो बोला कि जातिवाद का मसला, तो जहां तक सवाल है, सेंटीमेंट से ही आप 3 से 240 पर गए। भैया माफ़ी चाहता हूं आपसे, सेंटीमेंट का ही राजनीतिक करके आप 240 पर गए, और इंडिया में आपकी गवर्नमेंट बनी, और उसी के आधार पर आप बिहार में भी सरकार बनाए। दूसरी बात का जवाब ये देता हूं मैं कि करप्शन के मामले में मैं 30 साल से लगातार प्रयासरत हूं। दिनेश सिंह दरोगा को जब एक्सीडेंट करके छत्तरगढ़ के आगे एक बच्चे को मार दिया गया था, तो 1 दर्जन लोग, हम लोग अभियुक्त थे, नवीन यादव, जकी, मुश्ताक, बेचन यादव और लोग। उसका बेल मेरे बड़े भाई शिशिर कुमार दास ने ही सर, सिर्फ 5 मुद्दे। 1 मिनट सर, 5 मुद्दे। 5 मुद्दे यही हैं: रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, SIR और FIR। रोजगार जहां तक सवाल है तो कोई ज़रूरी नहीं कि MLA बन करके ही दिया जाए। आज हमारे बिहार के खान सर एक अदना सा टीचर बनकर उन्होंने हॉस्पिटल भी चलाने का काम कर रहा है, शिक्षा भी देने का काम कर रहा है, और लोगों को रोजगार भी देने का काम कर रहा है। उनको MP का भी प्रलोभन देने के लिए लोग गया था, लेकिन गया नहीं। जहां तक सवाल है करप्शन का दूर करने के लिए, तो करप्शन को दूर करने के लिए अन्ना हजारे भी भाजपा को सरकार में बैठाने के लिए लाया गया था। अन्ना हजारे भी पूरे दिल्ली में चिल्लाने का काम किया, लेकिन अन्ना हजारे ये करप्शन छोड़ करके आप गए। हिंदुस्तान के 1 अरब 42 करोड़ लोग अन्ना हजारे को खोज रहा है, लेकिन हम बड़े भैया से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा उसका एड्रेस दे दीजिएगा, थोड़ा उससे मिलना चाहते हैं। जिस हजारे के करप्शन के चलते आपकी सरकार बनी, और आज फल फूल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी फल फूलिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अब गुलाम हसनैन जी हैं। मैं चाहूँगा सर, आपको अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 मुद्दों पर आप विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे? संक्षिप्त में बातों को सर रखें। जी, संक्षिप्त में ही बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि इलेक्शन का माहौल है, शब्दों के जाल में फंसाया जाएगा। सरकार के लोग हैं, बड़े भाई हैं, इज्जत करता हूँ, फिर शब्दों में फंसाया आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। बड़े भाई ने बोले मौका दीजिएगा तो मैं करप्शन को ख़त्म कर दूंगा। 20 साल से है, करप्शन ख़त्म नहीं हुआ। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि ये सीमांचल जो बदहाली के जाल में फंसी हुई है, चाहे वो NDA के लोग हो
या महागठबंधन के लोग हो, वो ठगने के लिए आते हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके घर में आपका कोई गार्जियन नहीं होगा तो वो घर टूट जाएगा। आपके गांव में कोई गार्जियन नहीं होगा तो वो टूट जाए, वो गांव टूट जाएगा। उसी तरह आपके कौम को क़यादत को मजबूत करने वाला कोई नेता नहीं होगा, वहाँ टूट जाएगा। वक्त आया है अपने क़यादत को मजबूत करने का। एक आदमी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चलकर आवाज़ देते हैं यहाँ के मजलूमों को, चलिए सर, 5 मुद्दे बताएं सर, 5 मुद्दे सीमांचल को एकजुट करने के लिए कि हम सीमांचल को मजबूत करना चाहते हैं। हमें इतने सीट देकर सरकार में जाने का मौका दीजिए कि सरकार के नाक में उंगली डालकर हम अपने सीमांचल के सभी मुद्दों पर फैसला करके हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप सबों से गुजारिश है, आने वाले दिनों के लिए सीमांचल को मजबूत करने के लिए, सीमांचल के नेतृत्व को सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ सीटें हमको दीजिए। हम इंशाल्लाह सरकार में जाकर सीमांचल की बदहाली को दूर करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे बीच प्रशांत पटेल जी हैं, जदयू युवा महासचिव। सर, अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 विशेष मुद्दों पर कार्य करेंगे सर? संक्षिप्त में बातों को रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं सारे श्रोताओं और विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप मुझसे 5 मुद्दों की बात करना चाह रहे हैं कि 5 मुद्दा। अरे मुद्दा तो अनगिनत है। पिछले 20 सालों से जितना हमारे माननीय नेता ने काम किया है बिहार में, और इस सीमांचल से समर्थन नहीं मिलने के बावजूद भी इतनी सारी योजनाएं चल रही है जिसको उंगली पे गिनना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हवाई की बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब सरकार में थे तो किए कुछ नहीं, और जब बोल रहे हैं कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग वादे नहीं करते हैं, क्योंकि वादे टूटने के लिए बनते हैं। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। और रहा बात की 5 मुद्दा, तो मैं आप ही लोगों के बीच का 2-4 जो मुद्दा सामने आया है, एक मुद्दा है कि अनुमंडल बनाने का ठाकुरगंज का बहुत लंबित है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम लोग को पूरे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने का काम करेंगे। और जहां तक हमारे अंकल ही लगेंगे, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं, तो वो पहले ही आप लोगों को आश्वस्त कर चुके हैं एनडीए की तरफ से कि अल्पसंख्यक एएमयू के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और इस पे हम लोग को विश्वास है कि आने वाले दिनों पे कुछ अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी। और आरओबी बहुत लंबित मामला है ठाकुरगंज में, और कुछ कारणों से नहीं बन पाया। कुछ मामले थे, जैसे महानंदा ओवरब्रिज का था, 4 लेन का मामला था, उसको सारे लोगों के प्रयास से जो है उसमें हम लोग सफलता हासिल किए हैं। और विश्वास है जो भी चीज़ अभी बाकी है, हम लोग इसको भी पूरा करने में सारे लोग जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठ करके इस बार हम लोग मांग करेंगे कि इस सारे कामों को पूरा किया जाए। और अंतिम में मैं इतना ही कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों को, क्योंकि आपने बोलने का समय काफी कम दिया है, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और खुद के गिरबान में झांका नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मौजूदा विधायक हमारे बीच हैं सऊद आलम जी। सर, आप बताएं कि अगर आप पे दोबारा जनता विश्वास करती है तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो शायद आपके हिसाब से ना हो पाए हों अभी, और क्या विकास के कार्य होंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वाद संवाद प्रोग्राम में हम सबको बुलाया, और हमारे शांति बना रखें। विधायक जी आपके बीच मौजूद हैं, उनकी बातों को सुने सर। ठीक है, वो हमारे भाई थोड़ा उत्तेजित हो रहे हैं, वो समझे कि नहीं। यहाँ जो लोगों का जो डिमांड था पिछले दिनों, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो हैं मुझसे यही डिमांड किया कि भैया सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं है। हमारे भाई आसिफ बाबू भी अभी कह रहे थे। तो लोगों का जैसे जैसे मेरे पास डिमांड आया, मैंने शांति बना रखिए प्लीज, क्षेत्रों में मैंने सुनिए, बातों को सुनिए। उन क्षेत्रों पे मैंने काम किया। आगे अगर हम बने रहते हैं तो हमारी सरकार आती है, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे जो है तालीम पर काम करेंगे, इसी तरह हेल्थ पर काम करेंगे, रोज़गार पर काम करेंगे, क्योंकि रोज़गार यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हमारे बिहार में, तो ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का
बाहर ना जाएं और यही मौका मिले यही काम करने का। इसी तरह से यहाँ जो लोग परेशान हाल हैं, किशनगंज एक ऐसा ज़िला है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ अमन शांति जिसको तहजीब का जिसको कहा गया उसका गहवारा कहा गया है, तो इसको अमन शांति बनाए रखेंगे। और आखिर में यहाँ जो करप्शन है जिस पर माननीय तेजस्वी जी भी लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, यहाँ जो अफसरशाही है उसको खत्म करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं बातों के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप जनता से एक चीज ये बताना चाहूंगा, पहले तो हमारी बातों को सुने। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो बताने आई है, प्रभात खबर हर जगह टहल रही है, और जो एक विशेष कर की चीज जो बताने आई है कि जब चुनाव आयोग चुनाव की तिथि घोषित करता है तब बिहार में जब मत की बारी आती है तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत काफी कम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जनता की एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है जिससे बिहार के लोग शायद पीछे हटते हैं मत देने से। लेकिन इस बात को अमल करते हुए इस बार हम लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार हम सभी मत जरूर देंगे। इसके लिए हम लोग आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और दाहिने हाथ को अपने आगे करें और हम सभी मिलकर आज ये शपथ लेंगे कि हम मत जरूर करेंगे। प्लीज खड़े हो जाइए और अपने दाएं हाथ को आगे करेंगे आप सभी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का जो प्रसारण है कल के अखबार में बड़े पेज पे मिलेगा आपको देखने का, साथ ही साथ यूट्यूब के डिजिटल चैनल के माध्यम से भी कल आपको देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात